चलो, सो आज एक नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, तो जो भी बच्चे पहली बार आए थे कल, इस चीज को शुरू से करिए। कोई दिक्कत आती है तो मुझसे पूछ लेना। तो दिस इज योर लेक्चर नंबर 1। 8 से 10 लेक्चर इस चैप्टर को लग जाएंगे, ठीक है। अब देखिए, आज जो हम कवर करने वाले हैं वो आपको टॉपिक दिख रहा है लेफ्ट हैंड साइड में। वेटेज क्या रहता है इस चैप्टर का? जेई के अंदर 6 to 7% रहता है और नीट के अंदर जो है 3 to 4% रहता है। तो दो तीन क्वेश्चन आने का चांसेस रहता है अगर आप कंपटीशन की बात करें। और बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी चैप्टर का वेटेज ठीक ठाक है, तो आपको इसको समझने का जरूरत है। ये जो चैप्टर है इसमें अटक जाते हैं क्योंकि जो टर्म्स है, जैसे आज मैं आपको बताने वाली हूँ, जैसे नॉर्मल रिएक्शन है, ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं व्हाट इज नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। उस क्वेश्चन गलत ही इसलिए करते कि उनको यही नहीं पता होता कि उसको कैसे लगाना है, कहाँ लगाना है। तो वो चीज मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी अभी, ठीक है। टेंशन, टेंशन होती है जब आप मान लीजिए कोई भी एक स्ट्रिंग से कोई वेट मान लीजिए आपने उसके ऊपर लटकाया है, तो जो स्ट्रिंग के अंदर फोर्सेस होते हैं वो टेंशन है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हम पढ़ेंगे आज, और इन सभी चीजों से रिलेटेड हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है। 4 से 5 क्वेश्चन ट्राई करेंगे आज कवर करने का। इसके बाद आपका सेकंड लॉ स्टार्ट हो जाएगा नेक्स्ट क्लास में। तो आज का मोटिव सबको क्लियर है? यस मैम। कि तो वैसे ही टेंशन रहती है, ऊपर से टेंशन ही पढ़ना पड़ेगा, डबल टेंशन होगी ना। चलिए शुरू करते हैं। तो इंट्रोडक्शन से हम शुरू करेंगे। देखिए, मैकेनिक्स का ये पार्ट है, क्लासिकल मैकेनिक्स का पार्ट है ये। तो मैकेनिक्स के दो हिस्से होते हैं, होते तो 4-5 हैं, लेकिन हम जो पढ़ेंगे वो आपके पास जो दो मेन है मैकेनिक्स के दो पार्ट्स। एक आप लोगों ने अभी पढ़ा है काइनेमेटिक्स, ठीक है, और एक होता है डायनामिक्स, ठीक है। अब काइनेमेटिक्स में आपको याद हो आपने क्या क्या टर्म्स पढ़ी है? जैसे आपने एक्सेलरेशन पढ़ा है ना, एक्सेलरेशन पढ़ा, वेलोसिटी पढ़ा, डिस्प्लेसमेंट पढ़ा। यानी बेसिकली आप मोशन के इन चीजों को पढ़ रहे थे, जहां एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट है। ये सब चीजें आप पढ़ चुके हैं। तो ये है आपके इफेक्ट्स। और ये जो हो रहा है कि कोई बॉडी में एक्सेलरेशन क्यों है, वेलोसिटी उसका क्यों बदला है, एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे वो कैसे पहुंच गया है, तो जो इसका कारण है वो हम यहाँ पढ़ेंगे, जो आपका चैप्टर है इसमें। मैम, हाँ जी मैम स्क्रीन फ्रीज हो गई। स्क्रीन विजिबल नहीं है? विजिबल है मैम बेटा, अब दिखी है मैम। अभी सबको विजिबल है? यस मैम। यस मैम। ठीक है। तो मैकेनिक्स के दो पार्ट हमने पढ़े, कौन कौन से बताइए? पहला काइनेमेटिक्स, और अभी हम पढ़ने वाले हैं डायनामिक्स। काइनेमेटिक्स में हम इफेक्ट देखते हैं और इन इफेक्ट्स का जो कारण रहा है वो हम पढ़ने वाले हैं। तो एक चीज बताओ, मान लो एक बॉडी है, इसका इनिशियल वेलोसिटी u है और इसका कुछ फाइनल वेलोसिटी v हो गया है, तो क्या लगता है आपको किस वजह से चेंज हुआ होगा? एक एक्सेलरेशन मिला ना, तभी इसका वेलोसिटी जो है वो चेंज हुआ है, ठीक है। तो बताइए किस वजह से चेंज लग रहा है आपको? मान लो एक चीज रेस्ट में है और अगर वो मोशन में आ जाती है तो किस वजह से आई होगी? फोर्स की वजह से। फोर्स। तो y जो है ये आपका फोर्स है। अब डिटेल में हम फोर्स पढ़ने वाले हैं। आई बात समझ में कुछ? ठीक है, कारण क्या है? फोर्स है फॉर मोशन, या कोई मोशन में ऑब्जेक्ट है उसको रेस्ट में आने के लिए कारण क्या है? फोर्स है। कोई फ्रिक्शनल फोर्स हो सकता है जो उसको रोक रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो चेंज हो रहा है ये स्टेट चेंज हो रही है। क्या हो रहा है यहाँ पर? स्टेट चेंज हो रहा है। अब देखिए यहाँ तो आपकी वेलोसिटी बदली है, क्या क्या चीजें बदल सकती हैं? जैसे आपकी पोजीशन चेंज हो सकती है, ठीक है, वेलोसिटी चेंज हो सकती है, एक्सेलरेशन में कोई चेंज हो सकता है, वेलोसिटी बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है, ठीक है। तो ये जो चेंजेस हो रहे हैं इनके कारण क्या है? फोर्स। अब फोर्स को अगर आप थोड़ा डिटेल में पढ़े, मुझे बताओ इसकी यूनिट क्या होती है? ऐसा यूनिट न्यूटन। न्यूटन। सीजीएस क्या होती है? डाइन। डाइन। इन दोनों में क्या रिलेशनशिप है? 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 की पावर 5 टाइम्स। यस, 10 टू द पावर 5 डाइन्स। अब आते हैं हम लोग टाइप ऑफ फोर्सेस पे, टाइप्स ऑफ
फोर्सेस। देखो सबसे पहले आते हैं आपकी नॉन कांटेक्ट फोर्स, नॉन कांटेक्ट फोर्स। फिर आपके पास आता है कांटेक्ट फोर्स। एक आपके पास होता है वीक फोर्सेस में आपके पास आता है वैंडरवॉल फोर्सेस हो गए, जैसे मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्सेस होते हैं वो वीक फोर्सेस होते हैं। एक होता है आपके पास न्यूक्लियर फोर्सेस, ठीक है। तो ये मेजर टाइप्स ऑफ फोर्सेस हैं। ये वाले जो दोनों फोर्सेस हैं ये हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे क्लास 12th के अंदर। आज जो हम करने वाले हैं वो कांटेक्ट फोर्स आएगा। अब नॉन कांटेक्ट फोर्सेस में होते कौन कौन से, जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स, और आप लोगों ने, अच्छा आप लोगों ने नहीं पढ़ा, 12th में मैंने कराया था अभी। एक होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, ये भी आप पढ़ेंगे आगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये आपका पूरा यूनिट है 12th क्लास में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के ऊपर। एक हो गया आपके पास वेट। कांटेक्ट फोर्सेस में कौन कौन से आते हैं, नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल फोर्स भी बोल सकते हो आप इसको, टेंशन, और स्प्रिंग में जो फोर्स होता है स्प्रिंग फोर्स, एंड फ्रिक्शनल फोर्स, ये आपके हैं कांटेक्ट फोर्सेस, फ्रिक्शनल फोर्स। वीक फोर्सेस में वो आ गया आपके पास वैंडरवॉल फोर्स हो गया। इनको तो खैर हम पढ़ेंगे ही नहीं, बट फिर भी मैं आपको बता देती हूँ फोर्सेस। न्यूक्लियर फोर्सेस, जो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, इनके बीच में जो फोर्सेस होते हैं वो न्यूक्लियर फोर्सेस होते हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स पे तो पूरा का पूरा एक यूनिट है, ठीक है। आई थिंक 7th चैप्टर हो मे बी आपका एनसीईआरटी का। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आप 12th में पढ़ेंगे। और वेट क्या है इसको थोड़ा सा समझ लो। मान लो ये मेरे पास एक अडेप्टर है, ठीक है। अगर मैं इसको फ्री फॉल कराती हूँ, अगर मान लीजिए मैंने इसको ऐसे छोड़ दिया, तो मुझे ये बताओ कौन से फोर्स की वजह से नीचे आया है। मैम ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से नीचे आया है। तो यहां पर देखिए, ये एक ऑब्जेक्ट मैंने जब नीचे की तरफ फ्री फॉल किया, तो आप बोल रहे हो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से नीचे आया है, उसकी वैल्यू कितनी होगी। इसका अगर मास m है तो इसमें जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रहा है वो क्या लग रहा है बेटा, जी की वैल्यू कितनी होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फोर्स होता क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है ना। अब इसका मास m है और इसके ऊपर g लग रहा है, तो ये है वो फोर्स जिसको हम वेट बोलते हैं, जो कि ग्रेविटी की वजह से है। क्या इस फोर्स का कांटेक्ट है कोई भी, ये अगर मैंने थ्रो किया है, मतलब छोड़ दिया है अगर, तो अपने आप नीचे जा रहा है ना। क्या किसी तरह का कांटेक्ट है, बताओ। जो अर्थ पुल कर रही है, क्या वो किसी कांटेक्ट के थ्रू आ रहा है फोर्स, ठीक है। तो इनको हम फील्ड फोर्सेस के नाम से भी जान सकते हैं, फील्ड फोर्सेस। ऐसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस भी फील्ड फोर्सेस होते हैं, ठीक है। तो यहाँ इसका इफेक्ट, जैसे कि जो ग्रेविटेशनल का पुल है उसका एक फील्ड है, जो उसकी फील्ड में है उसके ऊपर वो फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो ये होते हैं आपके नॉन कांटेक्ट फोर्सेस। तो यहाँ पर जो दो ऑब्जेक्ट्स हैं या फोर्स या ऑब्जेक्ट के अंदर कांटेक्ट का रिक्वायरमेंट नहीं है। कांटेक्ट फोर्स में क्या आता है, नॉर्मल फोर्स, जिसको अभी मैं नेक्स्ट अभी टॉपिक में कराऊंगी, टेंशन, स्प्रिंग फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, जो इस चैप्टर के लास्ट के 3 या 4 लेक्चर्स रहेंगे उसमें हम डिस्कस करेंगे। अभी आप सोच भी सकते हो, मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है, अगर ये इधर मोशन में, अगर मान लो मैं इस पे इधर फोर्स लगाऊं, तो इसमें फ्रिक्शनल फोर्स किधर लगेगा, जहां पर एक कांटेक्ट में वही लगेगा ना, पीछे की तरफ, वही तो उसको रोक रहा है ना। यस और नो, बताओ जरा। फ्रिक्शनल फोर्स समझ में आता है ना, अगर आप चल भी पा रहे हो तो कारण क्या है, फ्रिक्शन है, ठीक है, नहीं तो आप स्लाइड करते। तो ये कुछ मेजर आपके फोर्सेस हैं जो अभी हम पढ़ेंगे, वो कांटेक्ट फोर्सेस पढ़ेंगे। ये हम लोग आगे आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, ये हम लोग क्लास 12th में पढ़ेंगे, ये भी 12th में पढ़ेंगे और ये भी 12th में पढ़ेंगे। क्लियर टू ऑल ऑफ यू, क्लियर है सभी बच्चों को। देखिए टाइप्स ऑफ फोर्सेस में क्या है, नॉन कांटेक्ट फोर्सेस, कांटेक्ट फोर्सेस, वीक फोर्सेस, न्यूक्लियर फोर्सेस। ये सब बोल सकते हो मैग्नेटिक फोर्सेस में। अभी मैंने सिर्फ आपको वो फोर्सेस दिखाए हैं जिनको अभी आप डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पर आप मैग्नेटिक फोर्स भी लिख सकते हैं। मैग्नेटिक फोर्स भी एक नॉन कांटेक्ट फोर्स हो गया, जैसे मैग्नेट, ठीक है। मैग्नेट क्या होता है, अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर एक मैग्नेट रख दूं और दूसरा मैग्नेट साथ में रख दूं,
तो अट्रैक्ट होता है ना, अगर उनका जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल उनका जो फेस है एक दूसरे की तरफ हो तो अट्रैक्ट होगा, होगा ही नहीं होगा? तो आप मैग्नेटिक फोर्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी फोर्स आप दिमाग में सोच सकते हो क्या उसमें कांटेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो दो मेजर डिविजन्स हैं, नॉन कांटेक्ट फोर्स और कांटेक्ट फोर्स। क्लियर है अभी टोनी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए अब आगे चलते हैं। नॉर्मल रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ध्यान से सुनोगे अभी इसमें क्या होता है। नॉर्मल रिएक्शन, मान लीजिए इसी से समझाती हूँ मैं आपको। ये अडेप्टर है, ये रखा है, इसके ऊपर फोर्स क्या क्या लग रहा है बताओ। मैं अडेप्टर यहाँ पर ड्रॉ कर देती हूँ, इस पे क्या क्या फोर्स लग रहा है। Ma'am, gravity. ये ऐसे इधर रखा हुआ है, जो मैंने ये हॉरिजॉन्टल लाइन दिखाई, लेट्स सपोज कि मेरा हैंड है और उसके ऊपर रखा हुआ है, तो ग्रेविटी उसके ऊपर लगेगी। ऑब्वियसली इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा, कौन सा फोर्स लगेगा? मास इनटू में जी, जिसको आप वेट बोल रहे हो, ये तो लगेगा ही लगेगा ना। चाहे बीच में कुछ भी आ जाए, हाथ आ जाए, दो बुक्स आ जाए, टेबल आ जाए, वो फोर्स हर एक ऑब्जेक्ट को उतने ही अमाउंट में लग रहा है, ठीक है। मास इनटू में जी कर देंगे हम लोग, ठीक है। इस अच्छा ये बात बताओ मुझे, फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन जो है वो क्या है, अगर किसी को याद हो, 9th-10th में पढ़ा हो। एक मैम कॉमन, कि कोई चीज जब तक रेस्ट में रहती है, जब तक हम कोई फोर्स नहीं लगाते थे, बाहरी फोर्स। यस, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा, और मोशन में है तो मोशन में रहेगा जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स आप लोगों ने नहीं लगाया है, ठीक है। मोशन में वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करता रहेगा जब तक आप उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहे हो। उसकी डायरेक्शन सेम रहेगी जब तक आप उस पर फोर्स नहीं लगा रहे हो, यही है ना लॉ। यस मैम। तो यहाँ पर देखो एक फोर्स तो लग रहा है, बट क्या ये मोशन में आया? लॉ के अकॉर्डिंग तो यही है ना कि अगर ये रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहे जब तक उस पे फोर्स नहीं है, बट देयर इज ए फोर्स है कि नहीं है? ग्रेविटेशनल फोर्स उस पे लग रहा है, mg जो फोर्स है उस पे लग रहा है। इसका मतलब तो हमारा न्यूटन का जो लॉ है वो ही इनवैलिड हो गया, यस और नो? अगर फोर्स है, फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, चलो इस केस में हमारे पास मास इनटू में जी हो गया। अगर फोर्स है तो एक्सेलरेशन डेफिनेटली है, यानी कि मोशन है, इनवैलिड हो गया ना लॉ। यस मैम। इसका मतलब लॉ तो इनवैलिड नहीं हो सकता, तो कोई ना कोई एक ऐसा फोर्स है जो इस फोर्स को बैलेंस कर रहा है, तभी ये यहाँ पर रखा हुआ है। अगर लेमन लैंग्वेज में बोले, आप ये बोलोगे कि मैम आपके हाथ में रोका हुआ है, आप यही बोलोगे ना कि कोई चीज बीच में आ गई इस वजह से वो नीचे नहीं जा रहा है, लेकिन फोर्स लग रहा है, फोर्स अब भी लग रहा है और एक्सेलरेशन होना चाहिए था। तो फिजिक्स की टर्म्स में आप क्या बोलोगे कि इसके ऊपर एक और फोर्स लगता है, जो मेरा हैंड जो है इस पे अप्लाई कर रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन। एन से रिप्रेजेंटेड होता है, कुछ बुक्स में आर से रिप्रेजेंटेड होता है। आई बात समझ में? ये जो फोर्स है वो इस mg को बैलेंस कर रहा है, तो ये एक जगह पे टिका हुआ है, ठीक है। तभी तो हमारा लॉ वैलिड होगा ना, नहीं तो हमारा लॉ ही इनवैलिड हो जाएगा। आई बात समझ में? Yes, ma'am. अब देखिए थर्ड लॉ क्या कहता है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर ये वाला जो नॉर्मल रिएक्शन है ये अगर लग रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये ऑब्जेक्ट भी इस सरफेस के ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा, इक्वल एंड अपोजिट एस एन। आई बात समझ में? इसको बोलोगे आप एक्शन रिएक्शन, दिस वन एंड दिस वन इज एक्शन रिएक्शन, क्योंकि ये वाला फोर्स, एक फोर्स लग रहा है आपका सरफेस की वजह से ब्लॉक के ऊपर, ठीक है, जो ऊपर लगा। एक फोर्स लग रहा है ब्लॉक की वजह से सरफेस के ऊपर, तो दोनों ऑब्जेक्ट अलग हो गए ना। लेकिन ये जो mg है और ये जो n है, ये एक्शन रिएक्शन फोर्सेस नहीं होते हैं, क्योंकि एक ही ऑब्जेक्ट पे लग रहे हैं। तो कहीं पर भी लिखा हो ना, कहीं पर आपको स्टेटमेंट असर्शन में कोई क्वेश्चन आ जाए, तो दीज आर नॉट एक्शन रिएक्शन फोर्सेस। अब हमारे इस पर्टिकुलर केस के अंदर n mg के इक्वल है, क्योंकि हमारा जो ब्लॉक है वो रेस्ट पे है, तभी रेस्ट पे होगा ना। ये इसकी बात कर रही हूँ अभी मैं, ये वाला जो फोर्स है जो सरफेस के ऊपर ब्लॉक की वजह से लग रहा है, जो ये n है, इसको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। अभी आप ये देखो इस ब्लॉक पे कौन कौन से फोर्सेस है, एक mg लग रहा है और एक सरफेस की वजह से ऊपर n लग रहा है। ब्लॉक पे फोर्सेस कौन कौन से, ब्लॉक पर फोर्सेस हैं कौन कौन से, एक mg जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में, एक n जो है ऊपर है।
ये दोनों बैलेंस करेंगे तभी तो वो रेस्ट पे होगा ना, यानी n इक्वल्स टू mg हो गया हमारे केस में। लेकिन हर बार n इक्वल्स टू mg हो कोई जरूरी नहीं है। बाउंसिंग बॉल, क्रेजी बॉल सबने खेली है ना, क्रेजी बॉल किया यूज किया ना आप लोगों ने। तो क्रेजी बॉल के अंदर क्या होता है, जब वो कांटेक्ट में आई तो उसमें नॉर्मल रिएक्शन बहुत ज्यादा लगा, तभी वो मोशन में आ गई। या फिर लिफ्ट्स का जो केसेस होता है, लिफ्ट्स में जब आप नीचे जाते हैं ऊपर जाते हैं तो आपको वेटलेसनेस कई बार महसूस होती है, कई बार भारीपन महसूस होता है, ठीक है। उस केस में ये बैलेंस नहीं कर रहे एक दूसरे को। आई बात समझ में? लिफ्ट वाला केस आप बताना। क्या बताऊं बेटा, समझा दो एक बार। क्या बताऊं? मैम भारीपन। अच्छा, लिफ्ट वाला केसेस हम आगे पढ़ेंगे अभी पूरा डिटेल में, बट अभी के लिए याद रखो कि वहां नॉर्मल रिएक्शन और mg जो बैलेंस नहीं कर रहे होते हैं, ठीक है। वो डिटेल में आगे पढ़ाऊंगी, आपका पूरा टॉपिक है इसके ऊपर, कब आपको वेटलेसनेस महसूस होता है। जैसे मान लो लिफ्ट नीचे आ रही होती है तो आपको लगता है कि आप ऊपर उठ रहे हैं, ऐसे महसूस होता है ना। या जब आपकी जो लिफ्ट है ऊपर जा रही होता है तो आपको थोड़ा हैवीपन महसूस होता है। तो ये डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे आगे, ये नॉर्मल रिएक्शन का कॉन्सेप्ट ही यूज होगा वहां पर, अभी नहीं छेड़ते उस टॉपिक को, ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन क्या है? नॉर्मल रिएक्शन लगता है, मैंने अभी आपको बताया, जैसे इसका वेट जो है वो नीचे की तरफ था और ये जो है रेस्ट पे है, लेकिन एक फोर्स लग रहा है, फोर्स की वजह से इसमें एक्सेलरेशन होना चाहिए था, बट नहीं है। इसका मतलब कोई ना कोई और फोर्स है जो इसके ऊपर लग रहा है। तो ये कांटेक्ट फोर्स है, जहां वो सरफेस कांटेक्ट में है वहां ये फोर्स लग रहा है। तो आप दिखा कहीं भी सकते हो, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर कहीं भी दिखा सकते हो, बट सरफेस के परपेंडिकुलर दिखाना। नॉर्मल वर्ड क्यों है? क्योंकि परपेंडिकुलर फोर्स है, परपेंडिकुलर टू सरफेस। कहां पर? एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। आई बात समझ में सभी बच्चों को? हाँ, यहाँ पर एन और mg बैलेंस्ड है बेटा प्रियांशी, एन और mg यहाँ पर बैलेंस्ड है, और तो कोई फोर्स ही नहीं है ना ब्लॉक के ऊपर, और वो हैवी रेस्ट पे तो बैलेंस ही हो गया। आई बात समझ में? क्लियर है? इसको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कई बार क्या होता है, कुछ बुक्स में ये आर से रिप्रेजेंटेड होता है, क्योंकि फोर्स का जो यूनिट होता है वो न्यूटन है, जो कि एन से ही रिप्रेजेंटेड होता है। तो कंफ्यूज नहीं होना कहीं आर वगैरह लिखा हो तो। चले आगे। अच्छा चलो कुछ ड्रॉ करते हैं। जैसे कि आपको एक तो ये समझ में आ गया, जैसे ये वाला केस हो गया, आपका ब्लॉक मान लीजिए कोई इंक्लाइंड प्लेन पे रखा हुआ है, ब्लॉक मान लो कुछ ऐसे रखा हुआ है, ऐसे। तो एक पॉइंट तो आप ये याद रखेंगे, जो ग्रेविटेशनल वाला फोर्स होता है, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी इज ऑलवेज टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, सेंटर ऑफ अर्थ, यानी वो हमेशा डाउनवर्ड लगेगा। अब मान लो ये अर्थ पे रखा हुआ है तो वो डाउनवर्ड फोर्स होता है, तो जो इसके ऊपर फोर्स लगेगा वो हमेशा नीचे की तरफ ऐसे लगेगा, mg। और ग्रेविटेशनल चैप्टर में आप ये चीज पढ़ोगे, मान लो ये अर्थ है ना, अर्थ के सरफेस के आसपास तक तो हम तो g की वैल्यू ले रहे हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन सर्टेन हाइट के बाद ग्रेविटी डिक्रीज, ये जो g का वैल्यू है डिक्रीज होने लग जाता है, और जब आप इनसाइड द अर्थ जाओगे तो भी g का वैल्यू डिक्रीज होने लग जाता है। तो हम अभी जितने भी क्वेश्चंस कर रहे हैं वो सारे नियर द सरफेस या ऑन द सरफेस की बात चल रही है, ठीक है बेटा। तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे, ये आपको हेल्प करेगा क्या ड्रॉ करने में, कि फोर्स का डायरेक्शन किधर है। फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी इज ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, ठीक है। mg समझ में आ गया? आ गया तो बताओ। यस मैम। ओके, सो अब नॉर्मल रिएक्शन ड्रॉ करो। नॉर्मल रिएक्शन किधर होगा बताओ? क्या नॉर्मल रिएक्शन ऐसे होगा? नॉर्मल रिएक्शन बनाते हुए ध्यान रखोगे, जो कांटेक्ट में सरफेस है उस सरफेस के परपेंडिकुलर बनाना है। तो ये नहीं है परपेंडिकुलर, सरफेस ही है ना जो कांटेक्ट में है, इसके परपेंडिकुलर ये थोड़ी होगा, इसके परपेंडिकुलर कुछ ऐसे होगा ना, यही तो 90 डिग्री बनेगा। तो जो मैंने बनाया वो पहले वाला गलत है, आप क्या बनाएंगे, कुछ इस तरह। आपका जो नॉर्मल रिएक्शन होएगा कुछ ऐसे बनेगा, ऐसे। ये हो गया नॉर्मल रिएक्शन। अब देखो यहाँ बैलेंस्ड नहीं है, ये mg से n बैलेंस नहीं है, ठीक है। अब देखो यहाँ कंपोनेंट्स आपको बहुत ब्रेक करने को मिलेंगे। कैसे?
अभी देखो ध्यान से देखो इसको, मान लो ये एंगल थीटा है, ठीक है, ये एंगल क्या है आपका थीटा है। तो ज्योमेट्री मैथ्स को यूज करके आप निकालेंगे जब, तो आपको क्या पता लगेगा, इसको मैं थोड़ा सा नीचे से दिखा देती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। इन केसेस में आपको एन और एम जी एक ही पॉइंट पे लगा हुआ भी दिखा देंगे, उसमें भी कंफ्यूज नहीं होना, आपको ऐसे दिखा देंगे जैसे ये यहाँ लग रहा है, ठीक है, कोई जरूरी नहीं है सेम पॉइंट पर लगना। तो ये एम जी हो गया। अब ज्योमेट्री से आप देखेंगे क्या कि यहाँ पर अगर आप एक ये लाइन ऐसे ड्रॉ करें, तो देखो इस लाइन के, ये जो लाइन है ए बी लाइन के परपेंडिकुलर है ये ओ बी लाइन, ठीक है, और ए बी सी ले लो इसको, ए सी लाइन के परपेंडिकुलर क्या है, ये जो आगे चल रहा है ये वाली लाइन। तो ये दो लाइंस के बीच में जो एंगल होता है उनके परपेंडिकुलर्स के बीच में वही एंगल होता है, ठीक है, तो ये थीटा हो गया। ये मतलब ट्रिक है याद करने का, वैसे आप निकाल भी सकते हो, ये 90 डिग्री होगा, ये 90 माइनस थीटा होगा, और ये पूरा एंगल 90 होगा तो थीटा ही आएगा, ठीक है। तो अगर मैं आपको इसको थोड़ा बड़ा करके दिखाती हूँ, हमारे पास ये हो गया एक नीचे की तरफ ऐसे एम जी, एक इधर क्या हो जाएगा थीटा। ये अब ये मैंने थीटा क्यों लिया, मैं इस एम जी के कॉम्पोनेंट करूंगी, फोर्स के कॉम्पोनेंट्स ले सकते हो ना। मान लो ये आपके पास एक डायरेक्शन है और ये वेलोसिटी है, तो आप थीटा लेते हैं, प्रोजेक्टाइल में हमने किया था वी कोस थीटा, ऐसे ही करते हो ना, और इधर लेते हो आप वी साइन थीटा। ऐसे ही आपको फोर्स में एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसके भी आप कंपोनेंट ले सकते हैं, तो एम जी कोस थीटा ये इधर लगेगा, ठीक है। और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन क्या है, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, ऐसे लगाएंगे एम जी साइन थीटा, ठीक है। और एक यहां पर क्या लग रहा है आपका नॉर्मल रिएक्शन ऐसे एन, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर कौन कौन से फोर्सेस बैलेंस्ड हैं, एन इज इक्वल टू एम जी कोस थीटा, ये कंपोनेंट है ना, तभी तो वो जो ब्लॉक है वो उस सरफेस के अंदर नहीं घुस रहा, नहीं तो अंदर घुस जाता है इस फोर्स की वजह से, मोशन में आ जाता। यानी कि एन जो है एम जी कोस थीटा से बैलेंस्ड है, और इसका जो मोशन है वो किस फोर्स की वजह से है, दिस फोर्स एम जी साइन थीटा। एम जी साइन थीटा इज responsible for acceleration, या आप बोल सकते हो मोशन, ठीक है, तभी तो नीचे की तरफ खिसकेगा। अभी तक मैं फ्रिक्शन को पिक्चर में नहीं लाई हूं, जैसे ही मैं फ्रिक्शन को पिक्चर में लाऊंगी, जिधर मोशन होता है उसके अपोजिट फ्रिक्शनल फोर्स लगता है एफ आर, ऐसे लगेगा फ्रिक्शनल फोर्स। अगर ये बॉडी जो है कहीं खिसक ही नहीं रही, वहीं की वहीं रखी है, इसका मतलब एम जी साइन थीटा उस एफ आर से बैलेंस्ड है। लेकिन अभी फ्रिक्शनल फोर्स पे नहीं जाते, हम नॉर्मल रिएक्शन की बात कर रहे हैं। ये जो कंपोनेंट्स ब्रेक वगैरह करना है सबको समझ में आ गया। फर्स्ट लॉ बेटा अभी टॉपिक है, फर्स्ट लॉ कराऊंगी आपको, ड्रॉ करना आया, बोल के बताओ, मुझे रिएक्शन आप लोगों को दिख नहीं रहे, अगर यस दे मैम आ गया। तो बोला मैम एक बार फिर से समझा दो, देखो फिर से समझ, मुझे तो नहीं आया समझ। ये ब्लॉक है, ठीक है, ब्लॉक को चलो मैं एक पॉइंट से दिखा रही हूँ। इस ब्लॉक का जो ग्रेविटी की वजह से फोर्स है जो ब्लॉक पे लग रहा है वो नीचे की तरफ लग रहा है, ठीक है। और नॉर्मल रिएक्शन जो है वो कांटेक्ट सरफेस जहां पर कांटेक्टेड है वो ऐसे लग रहा है, उसके परपेंडिकुलर, ऐसे ही था ना आपका सरफेस, तो इसके परपेंडिकुलर बनाना है हमेशा। अब ये फोर्स के मैंने दो कंपोनेंट्स कर लिए, तो मैंने इस थीटा का यूज किया और यहाँ एक थीटा लगाया, ऐसे एक थीटा लगा दिया मैंने, इस फोर्स के दो हिस्से कर लिए, क्या, एक तो हो गया इधर एम जी कोस थीटा, और एक हो गया नीचे की तरफ ऐसे एम जी साइन थीटा। तो एम जी साइन थीटा तो उस ब्लॉक को नीचे की तरफ खिसकाएगा, और जो ये नॉर्मल रिएक्शन है ये एम जी कोस थीटा को बैलेंस करेगा, तभी जो ब्लॉक है वो सरफेस के ऊपर है, अदरवाइज वो अंदर जाता उसके, क्या वो सरफेस के पार जा रहा है, नहीं जा रहा ना, इस डायरेक्शन में तो कोई उसका मोशन ही नहीं है। जो एल और एम जी कोस थीटा वाला जो डायरेक्शन है ये वाला, इसमें उसका कोई मोशन है क्या, बताओ, तो मोशन नहीं है, इसका मतलब इस डायरेक्शन में आपका नेट फोर्स 0 है ना। क्लियर अभी सभी को, ओके चलो एक आप लोग मुझे ड्रॉ करके बताइए, फिर हम टेंशन स्टार्ट करेंगे। ये आपका हो गया एक एग्जाम्पल, दूसरा यहाँ कर लेते हैं। मान लो ये है एक सर्कल है या स्फीयर या अर्थ ले लो कि उसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, मुझे इसका नॉर्मल बना के देखो, फिर मैच करना, मैं अभी बनाती हूँ। ये इसका सेंटर हो गया, तो इसका पॉइंट, इसका जो कांटेक्ट सरफेस है वो यही है ना, जहां पर ये टच हो रहा है, इसके आपको नॉर्मल बनाना है, ऐसे ही तो बनेगा ना, ऐसे,
बनेगा या नहीं बनेगा? और याद Yes, रख, ma'am. इस पर्टिकुलर केस में जो स्फीयर का केस है, इस केस में ये हमेशा सेंटर से पास होगा। आप बना के देख लो कैसे। देखो ऐसे जितने भी नॉर्मल्स बनेंगे ना वो सारे सेंटर से ही पास होंगे, सारे सेंटर से पास होंगे। क्योंकि आप अगर इस पॉइंट के ऊपर जहां पर भी ऑब्जेक्ट रखो एक टेंजेंट डालो ऐसे, उस टेंजेंट के आप नॉर्मल बना के देखोगे ऐसे बनेगा। तो यहाँ हमेशा याद रखेंगे कि ये जितने भी, मान लो मैं यहाँ रख देती हूँ, ठीक है, तो यहाँ से आपका इस तरीके से एक नॉर्मल रिएक्शन, यानी यहाँ से ऐसे, तो इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करें तो सेंटर से पास होता हुआ लगेगा। आई बात समझ में सबको? यस मैम। ठीक है, तो ये कहानी थी नॉर्मल रिएक्शन की। अच्छे से इसको दोबारा रिवाइज करना, कुछ भी डाउट आए आस्क मी ऑन व्हाट्सएप या कॉल कर लेना कल दिन में, ठीक है। आगे चलते हैं अब टेंशन पे। नॉर्मल रिएक्शन को आप एल से रिप्रेजेंट करते हो जनरली। अब आती है बात टेंशन की, जिसको हम टी से रिप्रेजेंट करती हैं। अब टेंशन आपको कहाँ कहाँ देखने को मिल सकती है? स्ट्रिंग में, रोड में, चेन में, ऐसी ऐसी जगहों पर आपको देखने को मिल सकती है। जैसे एक एग्जाम्पल से शुरू करते हैं हम लोग। मान लो ये हो गया आपके पास, यहाँ पर फिक्स कर रखा है एक सरफेस, तो यहां से आपने एक स्ट्रिंग से एक बॉब को लटका दिया, तो बॉब का कुछ ना कुछ मास है, तो इस बॉब के ऊपर कौन सा फोर्स लगेगा पहले तो ये बताओ? ग्रेविटी वाला Normal. फोर्स लगेगा ना, Gravitation. एंड डाउनवर्ड होगा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, ऐसे लगेगा, ठीक है। और स्ट्रिंग के अंदर जो टेंशन लगेगा, स्ट्रिंग के अंदर क्या होगा? अभी देखो यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट है क्या, कि यहाँ पर ये mg है, बट ये यहाँ पर रेस्ट पे है ना, ये कहीं तो जा नहीं रहा, तो इसको भी कोई ना कोई फोर्स बैलेंस कर रहा है। जैसे हमारे पास वहां नॉर्मल रिएक्शन था, स्ट्रिंग और रोड या चेन के अंदर उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? टेंशन। यहाँ पर क्या आ रहा है? ऐसे टेंशन फोर्स आएगा ऊपर की तरफ। क्लियर सभी को? अब टेंशन का इंपॉर्टेंट बात आपको जो याद रखनी है कि मान लो ये ऑब्जेक्ट हमेशा ऑब्जेक्ट के रेफरेंस में निकलेगा, ठीक है। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को रेफरेंस ले रही हूँ तो इस ऑब्जेक्ट के विद रिस्पेक्ट टू देख रही हूँ, तो इस पे जो टेंशन फोर्स लग रहा है अवे फ्रॉम इट, आप इस पे बैठ जाओ और अपना छाता खोलोगे ना, तो जो डायरेक्शन छाता खुलने की है वो आपके पास टेंशन दे देगी। यहां पर भी निकाल सकते हो आप टेंशन फोर्स, ठीक है। यहां पर निकालोगे तो इससे अवे ऐसे आएगी और ये सेम आएगी, टी के इक्वल आएगी। तो जहां पर निकाल रहे हो वहां पर बैठ के एक छाता खोल दो, ठीक है, अवे फ्रॉम दैट पॉइंट। अभी देखो ऊपर मत खोल देना, यहाँ पर तो ऊपर बंद है, दीवार है, ऊपर नहीं खुलेगा, नीचे ही खुलेगा, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग टेंशन फोर्स। तो अब अगर मैं आपको पूछूं कि मास m के ऊपर कौन कौन से फोर्स है, अगर हम यहाँ इसको ड्रॉ करें तो एक तो नीचे लग रहा है mg और एक इसके ऊपर लग रहा है t। अब इसको मत ले लेना जो यहाँ पर ये वाला है। मैम एक बार दोबारा टेंशन बता दो। क्या बेटा? ऊपर वाला टेंशन दोबारा बता दो। देखो दोबारा सुन लो। यहाँ से एक थ्रेड लगाया, स्ट्रिंग लगाया, रोड चेन कुछ भी लगाओ और एक बॉब लटका दो। पेंडुलम तो सबने देखा है ना, जो घड़ियों में होता है, यस मैम। पेंडुलम वाली जो वॉल्स होती है, तो नीचे उसके बॉब होता है, उसका मास जो है m मल्टीप्लाई बाय में g, उस पे एक फोर्स लगता है ग्रेविटी की वजह से डाउनवर्ड, तो जो जिससे वो अटैच होता है उसके ऊपर एक टेंशन फोर्स भी लग रहा होता है। वो टेंशन फोर्स उस बॉब से अवे होता है ऊपर की तरफ। तो यानी अगर बॉब की अगर मैं बात करूं तो उसमें फोर्सेस कौन कौन से लग रहे हैं? एक mg लग रहा है और एक t लग रहा है। और अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो यहाँ पर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं? यहाँ पर टेंशन इस तरफ लगेगा ना। और जब सेम स्ट्रिंग है, if string is same then tension force is same, या टेंशन इज सेम ऐसे भी लिख सकते हो। टेंशन एक फोर्स ही होता है, टेंशन इज सेम, if string is same टेंशन इज सेम। अब एक ऐसा केस करते हैं जिसमें स्ट्रिंग बदल जाएगी। आप लोग बना के देखो जरा। मान लो ये हो गया एक सरफेस, ये हो गया एक सरफेस, ठीक है। और मैंने एक मास को इधर बांध दिया और मैंने एक मास को इधर बांध दिया। इससे पहले एक थोड़े दो सिंपल करा देती हूँ मैं आपको ताकि थोड़ा प्रैक्टिस हो जाए। ये मास है मैं। अच्छा देखो ये केस देखो कि अगर मान लो ये ब्लॉक है, इसको आप फोर्स लगा रहे हो उधर, ये एक स्ट्रिंग है जिसको आप इधर फोर्स लगा के खींच रहे हो, तो मुझे बताओ टेंशन फोर्स किधर होगा? ये मान लो m मास है, टेंशन फोर्स कैसे लगाऊं? अवे फ्रॉम द मास लगाऊं, टुवर्ड्स द मास लगाऊं? बताओ। टुवर्ड्स नहीं बेटा, अगर आप इसकी बात कर रहे हो तो इस पे कौन सा फोर्स लगेगा? एक तो F लग ही रहा है, एक टेंशन लगेगा अवे फ्रॉम इट,
ठीक है, तो जिसके ऊपर निकाल रहे हो वहां बैठ के आपको क्या करना है, एक अम्ब्रेला को ओपन करना है। कल की थी ना रेन और अम्ब्रेला प्रॉब्लम, तो यहाँ आपको अम्ब्रेला ओपन करना है, तो ये डायरेक्शन आपका पॉइंट कर रहा है। समझ में? इधर तो कुछ है ही नहीं, यहाँ पर क्या टेंशन देखोगे। ठीक है, चलो एक और करो। मान लो ये हो गया ऐसे M1, ये मान लो M2, और मैं इसको खींच रही हूँ अब किसी फोर्स x, मतलब ये एक स्ट्रिंग है, ये एक स्ट्रिंग है, और इसको किसी फोर्स से मैं पुल कर रही हूँ। इसके विद रिस्पेक्ट टू बताओ पहले तो, इसके विद रिस्पेक्ट टू। अब देखो यहाँ दो स्ट्रिंग्स आ गई हैं, जैसे ही स्ट्रिंग अलग हो जाएगी टेंशन फोर्स का नाम अलग हो जाता है। जैसे यहाँ पर अगर आप बनाओगे तो अवे फ्रॉम दिस मास कैसे आएगा, इस तरफ एक टेंशन फोर्स लगेगा, लेट्स से हमने T1 लिख दिया। ठीक है, और अगर इसकी बात करें, यहाँ पर भी एक स्ट्रिंग है ना, तो इस स्ट्रिंग के अंदर भी एक टेंशन फोर्स आएगा अवे फ्रॉम इट, बट दूसरा नाम आ जाएगा T2। तो इस M2 के ऊपर दो टेंशन फोर्सेस लग रहे हैं, लेकिन इस M1 के ऊपर एक ही टेंशन फोर्स लगेगा। किस तरफ लगेगा बताओ, अवे फ्रॉम इट। और देखो ये वाली स्ट्रिंग तो सेम है ना, तो अगर मैंने यहाँ पर T2 लिखा है इस स्ट्रिंग के अंदर, तो इधर भी T2 ही आएगा, बट अवे आएगा इस वाले मास से। यानी स्ट्रिंग जब सेम है तो पूरी में टेंशन सेम है। अब देख लो कि किस ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। जैसे कि अगर इस ऑब्जेक्ट की आप बात कर रहे हो तो इससे अवे बना दो, अगर इस ऑब्जेक्ट की बात करो M1 वाले की तो इससे अवे बना दो। आई बात समझ में? क्लियर है सभी को ये बात? नहीं आया मुझे समझ। Yes, ma'am. अच्छा, जिसको नहीं आया प्लीज हैंड रेज कीजिए अपना। ओके, अनिता, रेया, आदित्य, अंजलि, तमन। ओके फाइन, देखो दोबारा देखो, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे 4 बार पूछो। बहुत ही इंपॉर्टेंट बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, अगर समझ लोगे तो आगे क्वेश्चंस ठीक रहेंगे। चलो एक ब्लॉक बनाते हैं, एक ये ब्लॉक हो गया, ठीक है, और एक ये ब्लॉक हो गया। ओके, और इसको आपने किसी फोर्स, मतलब यहाँ पर भी एक स्ट्रिंग है और इसके ऊपर आपने एक फोर्स लगा रखा है इधर। ठीक है, स्ट्रिंग आपकी बिल्कुल टाइट, उसमें कोई स्लैक नहीं है, डीडी डाली नहीं है कहीं से। ठीक है, अब मैं बात करती हूँ इस मास की सबसे पहले। चलो पहले इस मास की कर लो, M1। इस पे एक ही स्ट्रिंग है ना, बताओ। अब इसको आप खींच रहे हो, इस ब्लॉक को अगर आप खींचोगे फिर ये वाला ब्लॉक आगे वाले को खींचेगा, यही है ना कहानी। ये सुनो, यस मैम। अब देखो यहाँ तो एक ही स्ट्रिंग है। अब स्ट्रिंग है तो टेंशन फोर्स है, और बनाना कैसे, अगर इसकी बात करें तो इसके ऊपर जो टेंशन फोर्स लगेगा अवे फ्रॉम इट लगेगा। ठीक है, तो आप किधर बनाओगे, इस डायरेक्शन में बनाओगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा, मान लो T हो गया। अब ये T अगर आप लिख रहे हो तो इस पूरा स्ट्रिंग के अंदर T ही, अगर T1 लिखती है, T1 T2 जो नेमिंग आप कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं, बट स्ट्रिंग अगर सेम है तो हर जगह टेंशन सेम है। वो डायरेक्शन अब आपको चेक करना है। जैसे इसके विद रिस्पेक्ट टू अगर आपने चेक किया तो अवे फ्रॉम इट है, बट इसके विद रिस्पेक्ट टू अगर आप चेक करोगे इसी स्ट्रिंग के अंदर अवे फ्रॉम इट इधर आ जाएगा। ठीक, आई बात समझ में अभी? यस मैम। ठीक है, अब लेकिन यहाँ इसकी इधर भी स्ट्रिंग है, तो ये भी तो कुछ करेगी ना। तो अब मान लो इस ऑब्जेक्ट की बात करो, अब इस पे ये स्ट्रिंग लगी है, तो अब स्ट्रिंग बदलते ही टेंशन बदल जाएगी और अवे फ्रॉम दिस ऑब्जेक्ट लगेगी। तो किधर लगेगी, इधर। इसको नाम दे दो T1 ले लो। तो इसके ऊपर दो आपके पास है, एक इधर फोर्स T1 लग रहा है, एक इधर फोर्स T लग रहा है। इसके ऊपर बात करें तो सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है, T। आई बात समझ में? इस फोर्स को मत लगा देना यहाँ पर, वो फोर्स नहीं है, वो टेंशन वगैरह में कन्वर्ट हो गया, अभी समझ लो। अब आप लोग बना के देखो एक बार, आपको मैं टाइम देती हूँ थोड़ा। ये तो समझ में आता है कि इसका जो mg वो नीचे की तरफ लगेगा। अब यहाँ पे स्ट्रिंग अटैच्ड है, यहाँ पर स्ट्रिंग अटैच्ड है। एक बार ड्रॉ कीजिए, आपको 1 मिनट मिलता है, उसके बाद मैं जो ड्रॉ करूंगी चेक करना किसका सेम है, बताना मुझे। कौन सा ड्रॉ करा है आपने? क्या बेटा? ये वाला कीजिए आप लोग, ये वाला। इस स्ट्रिंग के अंदर बताओ पहले, नंबर 1 स्ट्रिंग के अंदर एंड नंबर 2 स्ट्रिंग के अंदर। मान लो नेमिंग कर लो, चलो इस स्ट्रिंग में आप T1 दिखाएंगे, ठीक है, और इस स्ट्रिंग में आप T2 दिखाएंगे। पहले मुझे बताओ इस ऑब्जेक्ट के रेफरेंस में T1 को किधर बनाओ, अवे फ्रॉम इट ऐसे ही बनाओगे ना,
ये हो गया T1, ठीक है, आई बात समझ में। और इस ऑब्जेक्ट के रेफरेंस में इस स्ट्रिंग में बनाऊं तो मान लेते हैं हम T2, वो इस डायरेक्शन में हो जाएगा। यहां अगर मैं बना रही हूं अवे फ्रॉम इट T1, अब स्ट्रिंग सेम है तो ये टेंशन सेम रहेगा पूरे में। यहां अगर मैं बनाऊं तो क्या क्या लिखूंगी मैं इधर, अवे फ्रॉम इट T2। आई बात थोड़ी समझ में। स्ट्रिंग सेम, टेंशन सेम, ऑब्जेक्ट जहां आप जिस ऑब्जेक्ट की बात करें उसके विद रिस्पेक्ट टू आप देख लो कि किधर बनाना है, ठीक है। चलो एक और बना के दिखाओ आप, थोड़ा सा मुश्किल देते हैं। ये लो, अभी नहीं बताऊंगी, बना लेना आप आराम से, फिर बता देना, हैंड रेस करते जाना जिस जिसका हो जाए, बोलेगा नहीं कोई। ये मान लो आपके पास M1 है, इसको मैंने आगे अटैच कर दिया M2 से, और इसको मैंने आगे फिर अटैच कर दिया यहाँ पर, और इसको पूरे को अटैच कर दिया यहाँ पर, ठीक है। अब बनाओ, पहले तो ऑब्जेक्ट M1 की बनाओ और फिर M2 की बनाना। M1 की बनाओ पहले, नेमिंग अपने हिसाब से कर सकते हो, T1 T2 व्हाटएवर यू वांट, बट डायरेक्शन सेम आना चाहिए ऐसे, ठीक है। और एग्जांपल है आपका, हो जाए तो एक बार हैंड रेस कर देना सभी। हो गया कृष्ण का, वेरी गुड। टोनी का भी हो गया, वेरी गुड। सभी का हो जाएगा, देन आई विल टेल यू कि क्या आंसर है। प्रियांशी, वेल डन। और कौन रहेगा, दीक्षा बेटा हुआ नहीं अब तक। चलो अब देखो, मैं ले रही हूँ इधर T1, ठीक है। तो इस ऑब्जेक्ट की बात करें तो T1 ऐसे होगा, अभी स्ट्रिंग बदल गया ना, तो इधर क्या आएगा, T2 ले लो, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट की बात करें तो एक तो इधर आएगा, अब ये स्ट्रिंग सेम है तो इधर कितना आएगा, T2। T2, इधर लेट से कुछ और हम नंबर ले लेते हैं, T3 ले लो, अवे फ्रॉम इट T3। इधर की बात करूं तो इस पूरा स्ट्रिंग में सेम रहेगा, अवे फ्रॉम इट T3। इधर की बात करूं तो पूरे स्ट्रिंग में सेम रहेगा, अवे T1। किस किस का करेक्ट था, मैम मेरा। चलो हैंड रेस करो, किस किस का करेक्ट था, मतलब मैं समझ जाऊंगी, हाँ समझ में आ गया, गुड, वेल। बाकी बच्चों को क्या दिक्कत आ रही है, गौरव, अंजलि, अनीता, रोहित, चलिए कोई बात नहीं। अगर कोई दिक्कत आए कहीं पे तो आप वो रिकॉर्डेड क्लास में उस पॉइंट पर जाके चेक कर सकते हो दोबारा, ठीक है। आगे चले फिर अभी। अच्छा चलो एक नॉर्मल रिएक्शन का भी प्रैक्टिस कर लो, जैसे अगर आपको बहुत सारे नॉर्मल रिएक्शंस बनाने पड़ जाए तो भी आना चाहिए ना। यहाँ करो, फोर्थ पॉइंट, मान लो कि ये है एक वेज, इंक्लाइन प्लेन बोल लो, इसके ऊपर एक ब्लॉक ऐसे मैंने फिक्स कर दिया, ये एक ब्लॉक है बी, ठीक है, और ये एक वॉल है जिसके साथ मैंने फिक्स किया हुआ है। अब आपको नॉर्मल रिएक्शन बनाने हैं, तो नॉर्मल रिएक्शन तो सीधी सी बात है, जहां जहां कांटेक्ट है, जहां जहां सरफेस टच में है वहां बनेगा ना, यस मैम। ठीक है। तो बनाओ, इसके लिए बनाओ, इस सरफेस के परपेंडिकुलर होना चाहिए, यानी कि अगर ब्लॉक इस पे लगा रहा है तो वो किधर लगेगा, ऐसे, और जो ये इंक्लाइंड प्लेन इसके ऊपर लगा रहा है वो कैसे लगेगा, ऐसे। दोनों का नाम सेम रख लेते हैं क्योंकि सेम सरफेस पे लग रहे हैं, ठीक है, लेकिन अलग अलग बॉडी पे लग रहे हैं, ये याद रखना। अगर इसके लिए बनाएंगे आप, इस सरफेस के लिए, तो जो ब्लॉक लगा रहा है इस वॉल के ऊपर वो आएगा इधर, और जो वॉल लगा रही है ब्लॉक के ऊपर वो आएगा इधर। इनकी नेमिंग कर सकते हैं हम लोग N1 N2। अच्छा इसके अलावा भी कोई फोर्स है, जैसे कि इसका वेट भी होगा नीचे की तरफ mg, अगर ये आपने किसी सरफेस पे रखा हुआ है तो यहाँ पर भी नॉर्मल रिएक्शन आएगा, एक लगाएगा ये सरफेस ऊपर की तरफ और एक ये ब्लॉक लगाएगा नीचे की तरफ इस सरफेस के ऊपर, इसको आप नेमिंग दे सकते हैं क्या, N3। आई बात समझ में,
कृष्णा मैम बेटा मुझे नहीं समझ में आया। क्या समझ मैम में नहीं? N2 नहीं आया समझ। इतनी सी मैम बात पूरा है। ही समझ में नहीं आया। देखो सुनो, एक चलो ब्लॉक से बताती हूँ मैं आपको। एक ब्लॉक है, एक ब्लॉक पे दूसरा ब्लॉक रखा है, ठीक है, और ये रेस्ट पे है, ठीक है, ये नहीं जा रहा ना कहीं पे। एक तो इसके ऊपर एक ग्रेविटी वाला फोर्स लगता है नीचे की तरफ, वो तो आपको पता ही है, mg लगेगा, मान लो इसका मास m है, और ये रेस्ट पे है। रेस्ट पे तो इसका मतलब इसके ऊपर कोई फोर्स लग रहा है जो इस mg की तो वो लगेगा ऐसे। माइक ऑफ, माइक ऑफ। और भाई माइक ऑफ कर दे। देखो इतना समझो कि जहां सरफेस कांटेक्ट में है, कहीं पर भी कांटेक्ट में सरफेस है, सरफेस के परपेंडिकुलर आपने वो फोर्स बनाना है। जो भी कांटेक्ट में है, एक तो आपके पास मान लो ये मेरे दो हैंड्स है, ठीक है, तो ये वाला जो इसके ऊपर लगाएगा वो इस सरफेस के परपेंडिकुलर लगाएगा, ये वाला इसके ऊपर जो लगाएगा वो इस सरफेस के परपेंडिकुलर लगाएगा। बस परपेंडिकुलर बनाना है, और तो इसमें कोई बात ही नहीं है। बताओ, और कोई बात है? नो मैम। नो मैम। फिर कहाँ कहाँ कंफ्यूजन आ रही है तुम लोग? मैम N2 में। N2 में आ रही है। अच्छा देखो कि यहाँ पर मान लो ये है, अगर मैं इसको थोड़ा साइड में बनाऊं, मान लो इधर है, अब ये आपने फिक्स कर दिया ना इधर, ठीक है। अब ये आपको वर्टिकल डायरेक्शन में नहीं लग रहा है इसलिए कंफ्यूजन हो रहा होगा, लेकिन ये यहाँ फिक्स है, ओके। तो जहां पर भी कांटेक्ट है, चाहे वर्टिकल है चाहे हॉरिजॉन्टल है, ये जो ब्लॉक है इसके ऊपर लगाएगा परपेंडिकुलर, ये जो वॉल है इसके ऊपर लगाएगा परपेंडिकुलर ऐसे। अभी मुझे बताओ, क्या इस ब्लॉक का इस डायरेक्शन में कोई भी मोशन है? इन डायरेक्शंस में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई मोशन है? नो मैम। नहीं है। इसका मतलब जहां पर भी कांटेक्ट है और वहां मोशन नहीं है, उस डायरेक्शन में मोशन में ही वहां फोर्सेस बैलेंस है। और ये जहां सरफेस पे लगा है, एक बनाओगे उसके जैसा ही आपको दूसरा बनाना है अपोजिट साइड में। एक्शन रिएक्शन है, ये पेयर्स में होता है हमेशा। आई बात समझ में अभी? ठीक है मैम। यस मैम। ठीक है। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मुझे पूछ लेना, अलग से पूछ लेना, पर्सनली पूछ लेना फोन पे, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे चलते हैं। अच्छा मुझे ये बताओ, ये तो ब्लॉक का आपको समझ में आ गया, इस ब्लॉक पे भी तो लगेगा ना। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अभी ध्यान से सुनना, 1 मिनट रुको बस। हाँ जी, सॉरी, कहाँ थी मैं? हाँ, इसके ऊपर आते हैं। चलो एफबीडी में अभी आपको कराऊंगी फ्री बॉडी डायग्राम, उसमें आपको और क्लियर हो जाएगा। एफबीडी में आए, एफबीडी में आइए, ये वाली जो चीज है आपको और क्लैरिटी हो जाएगी। क्वेश्चन भी कराऊंगी मैं इसके ऊपर, ठीक है। अभी बस इसके लिए इस ब्लॉक का हमने समझा, इस ब्लॉक का मैं समझाऊंगी, अभी एक क्वेश्चन में समझाऊंगी। तो पहले आते हैं हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम के ऊपर। फ्री बॉडी डायग्राम क्या है? अभी देखो आपने अलग अलग फोर्सेस देखे हैं, ठीक है। A free body diagram consists of diagrammatic representation of a single body with all forces acting on it. जैसे कि अगर मैं यहाँ बात करूं, मान लीजिए, इसके भी मैं कुछ एग्जांपल से कराती हूँ आपको। मान लो ये हो गया, एक ब्लॉक है, इसका एक वेट था जो नीचे की तरफ लग रहा था, और एक नॉर्मल रिएक्शन है इसके ऊपर जो लग रहा था, ठीक है। तो जो फर्स्ट पॉइंट है, पॉइंट्स आप नोट डाउन कर सकते हैं। शो बॉडी एज अ पॉइंट मास, शो बॉडी एज पॉइंट मास, ठीक है। अभी देखो, ये जो फ्री बॉडी डायग्राम है ये आपकी कन्वीनियंस के लिए है, ये कोई टॉपिक नहीं है, ठीक है। आप उसको कैसे, जैसे अभी तो हमारे पास सिर्फ 2 फोर्सेस है, कई बार आपको 4, 5, 6, 7 फोर्सेस एक बॉडी पे दिखाई दे रहे हैं, तो उसको पूरा बड़ा डायग्राम बनाने की बजाय आप क्या कर सकते हो, एक इस जिस ऑब्जेक्ट की आप बात कर रहे हो जिसमें फोर्सेस लग रहे हैं, जैसे इस ब्लॉक पे फोर्सेस लग रहे हैं, इसको मैं एक पॉइंट से दिखाऊंगी, ठीक है। इस पे एक फोर्स आपने दिखाया नीचे की तरफ mg। अब इस बॉडी के ऊपर लगने वाले सारे फोर्स आपको बताना है, इस बॉडी की वजह से किसी पर लग रहा है वो नहीं बताना। तो सेकंड पॉइंट आपका यही है
we will show all forces acting on it, not by it. ठीक है, जितने भी उस बॉडी के ऊपर लग रहा है, अब जैसे इस ब्लॉक पे जो लग रहा है, एक सरफेस ने इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लगाया और एक इसका mg है नीचे की तरफ, ठीक है। अब यहाँ पर एक नॉर्मल रिएक्शन भी आपने दिखा दिया, ये दो फोर्सेस इसके ऊपर लग रहे हैं। ये बात सबको क्लियर है? क्या करा आपने, जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्सेस लग रहे हैं उस ऑब्जेक्ट को पॉइंट मास मान लो, पॉइंट मान लो, ठीक है। उस पॉइंट के ऊपर आपको सारे फोर्सेस दिखाने हैं जो उसके ऊपर लग रहे हैं, उसके द्वारा जो लग रहे हैं वो नहीं उठाने हैं। जैसे इस बॉडी की वजह से एक सरफेस पे भी नीचे एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, वो नहीं लेना है हमको। आई बात समझ में? एक नॉर्मल रिएक्शन नीचे भी लगा रहा है ना ये ब्लॉक, वो नहीं लेना है, जो सिर्फ इसके ऊपर लग रहा है वो उठाना है, ठीक है। अब इसका थर्ड पॉइंट है रेफरेंस फ्रेम। देखो फ्रेम ऑफ रेफरेंस अगर हम बदल देते हैं, ऑब्जर्वर जब कहां से उन फोर्सेस को देख रहा है, नंबर ऑफ फोर्सेस बदल जाते हैं। आई बात समझ में? अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस आप बदल दोगे तो नंबर ऑफ फोर्सेस क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो ऑब्जर्वर हमारा इंपॉर्टेंट है कि वो कहाँ है, कहाँ से वो ऑब्जर्वेशंस कर रहा है। आई बात समझ में? यस और नो? No, ma'am. Yes, ma'am. अभी मैम ये देखो एग्जांपल से बताया। रेफरेंस फ्रेम को एग्जाम्पल से बताएं। जैसे कि मान लो जैसे हमने ट्रॉली वाला ही किया था, ठीक है, ये वाला किया था, ठीक है, और आप यहां से ऑब्जर्व कर रहे थे, तो ये ट्रॉली चल रही है मान लो 2 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है, यहां से आप ऑब्जर्व कर रहे हो। आपके लिए इस ट्रॉली के ऊपर एक फोर्स लग रहा है, तभी उसके अंदर कोई मान लो ये कोई एक्सेलरेशन भी है, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ये एक्सेलरेट भी कर रही है, ये आपको दिखाई दे रहा है ना। लेकिन यहाँ जो बंदा खड़ा है, क्या उस मान लो अगर आप इस यहाँ से ये P पॉइंट ले लो, ये A ले लो, B ले लो, B वाले बंदे को आप देख रहे हैं, तो आपको लगेगा कि वो 2 मीटर पर सेकेंड से और जो एक्सेलरेशन है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से चल रहा है। लेकिन A वाले बंदे को क्या ये लगेगा, उसको तो लगेगा भाई ट्रॉली पे फोर्स लग रहा है, लेकिन A वाले को लगेगा B पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है, वो तो रेस्ट में बैठा है। आई बात समझ में? तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस बदल दिया तो नंबर ऑफ फोर्सेस जो दिखाई दे रहे हैं वो बदल जाएंगे। आई थोड़ी क्लैरिटी? नहीं आई? अभी देखो ये अगर मान लो इसका स्टेट चेंज हो रहा है, इसका जो इनिशियल वेलोसिटी था फाइनल वेलोसिटी को छोड़ हो गया, पहले 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा था, अब 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, यानी इसके ऊपर कोई फोर्स लग रहा है ट्रॉली के ऊपर। ये बंदे को तो समझ में आ गया, लेकिन इस बंदे को नहीं समझ में आएगी ये चीज कि बी पे कोई फोर्स लग रहा है, उसे लग रहा है कि बी तो रेस्ट पे है। तो रेफरेंस फ्रेम इंपॉर्टेंट है, ऑब्जर्वर कहाँ से ऑब्जर्वेशन कर रहा है तो उसके हिसाब से नंबर ऑफ फोर्सेस चेंज हो सकते हैं, ठीक है। बट इसमें इतना कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, हम जितने भी कैलकुलेशंस कर रहे हैं सारे विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड करते हैं। ऐसे इसमें कोई क्वेश्चन में आप अटकोगे नहीं, जैसे वहां पे विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली में आपका अलग थोड़ा सा करना पड़ता है, यहाँ पर सारे विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ही आपको देखने को मिलेंगे 99% केसेस में, ठीक है बेटा। सो ये 3 आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ओके। इसके बाद आपके कुछ एग्जाम्पल्स हम कर लेते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम आप लोग बना के देखो जरा एक बार, जैसे एक तो अभी हमने बनाया, वेज का बना के देखते हैं। ठीक है, मान लो ये ब्लॉक रखा हुआ है, पहले तो इसके ऊपर सारे, इस ब्लॉक के ऊपर सारे फोर्सेस जो हैं वो आप ड्रॉ करेंगे। जैसे एक तो लगेगा नीचे की तरफ mg, ठीक है, ये एग्जाम्पल ही है, और एक इसके सरफेस के परपेंडिकुलर लगेगा क्या, नॉर्मल रिएक्शन। इसके अलावा इस ब्लॉक पे कोई फोर्स लग रहा है, मान लो कि फ्रिक्शनल फोर्स भी है, पीछे की तरफ एक फ्रिक्शनल फोर्स है F। बताओ इस पे क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं, तो आप इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको एक पॉइंट से रिप्रेजेंट कीजिए। एक इसका mg नीचे लग रहा है और एक इसका n इधर लग रहा है। तो कन्वीनियंस के लिए इसमें कंफ्यूजन की बात नहीं है, जो जो फोर्सेस लगते हैं पॉइंट पे लगा दो। जिस ऑब्जेक्ट पे देख रहे हो उस ऑब्जेक्ट को पॉइंट मानो और उस पॉइंट पर लगा दो। और अगर ये F भी आप देख रहे हो तो ये फोर्स इधर लगा दो, F ऐसे लग रहा है। आई बात समझ में? यस और नो तो बोल दो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. मैम ये आप समझ में नहीं आया जो आपने साइड में खींची है लाइन। ये वाली, ये मैंने देखो इस ब्लॉक के ऊपर एक फ्रिक्शनल फोर्स दिखा दिया इधर,
ठीक है, कोई भी आप ये चीज तो आप भी ऑब्जर्व कर सकते हो कि मान लो किसी डब्बे को आप खींच रहे हो, जिधर भी उसका मोशन है, ठीक है, उसके अपोजिट एक फ्रिक्शनल फोर्स होता है। मान लो कि ये जो है इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है आगे की तरफ, इसका हम नाम दे लेते हैं W दे लेते हैं, ठीक है। अगर ये फोर्स लग रहा है मतलब ये नीचे मोशन में है तो इसके अपोजिट एक फ्रिक्शनल फोर्स आता है। अगर ये फोर्स भी आपको अगर दे रखा है क्वेश्चन में तो आप उसको ऐसे रिप्रेजेंट कर दो W। जो भी फोर्सेस है ऑन द बॉडी, ऑन बॉडी को पॉइंट मानो, पॉइंट पर दिखाना है बस, और कुछ भी नहीं है। आई बात समझ में अभी? यस मैम। Yes, ma'am. अभी जो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज्यादा जो आप लोग क्वेश्चंस देखने वाले हैं पुली के ऊपर, क्या होता है देखो ऐसे, ये हो गया मान लो एक स्ट्रिंग, इसके ऊपर आपने एक पुली जोड़ा है, उसके ऊपर से पास होता हुआ एक स्ट्रिंग आ गया इधर, और इधर एक आ गया स्ट्रिंग, इसके ऊपर आपने एक ब्लॉक लगा दिया जिसका मास मान लो m1 है, और इधर एक ब्लॉक लगा दिया, इसका मास मान लो m2 है। तो पहले तो हम देख लेते हैं क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं। जैसे अगर इस ब्लॉक का FBD मतलब फ्री बॉडी डायग्राम, FBD से हम बोलते हैं जनरली, FBD बनाना है, इसका बनाना है, तो इसके ऊपर एक तो टेंशन फोर्स लगेगा या नहीं लगेगा स्ट्रिंग की वजह से? लगेगा। तो ये टेंशन फोर्स अवे फ्रॉम इट लगेगा। यहाँ Yes, केस ma'am. है आपका मासलेस स्ट्रिंग है एंड मासलेस पुली है। आपको नोट्स में मैं एक पिक्चर दूंगी, लेकिन अभी हम लोग जितने भी क्वेश्चंस करेंगे वो इन दोनों के ऊपर करेंगे। आपके 95% केसेस में मासलेस ही रहते हैं दोनों। जब मास वाले क्वेश्चंस आएंगे तब उसको डिटेल में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। उनमें थोड़ा टेंशन वगैरह चेंज हो जाती है, लेकिन जब मासलेस स्ट्रिंग मासलेस पुली है, इसका मतलब क्या है कि जो स्ट्रिंग जब तक सेम है, सेम कॉन्सेप्ट जैसे पहले था, स्ट्रिंग जब तक सेम है टेंशन सेम है। अब वो किसके विद रिस्पेक्ट टू देखना है वो देखना है बस, ठीक है। तो यहाँ टेंशन लगेगा T, ठीक है, और यही स्ट्रिंग जो है ये मासलेस पुली होने की वजह से ये स्ट्रिंग में पूरे में टेंशन सेम आता है, ठीक है। इधर T है, ये सेम स्ट्रिंग ऊपर से गया हुआ है, ओके, और ये मासलेस है। ये मासलेस होना जरूरी है अगर दोनों तरफ आपको टेंशन सेम रखना है। अगर ये मासलेस नहीं होगा तो दोनों तरफ टेंशन बदल जाता है, ठीक है। तो ये कंडीशन है, ये याद रखोगे आप, मासलेस स्ट्रिंग मासलेस पुली। जनरली क्वेश्चन में यही लिखा होता है, आपको दिया होता है कि मासलेस स्ट्रिंग मासलेस पुली। तो टेंशन इधर T लगेगा, इसका एक नीचे फोर्स लगेगा M2G, MG. ठीक है। इसका अभी देखो, इसकी बात करें, टेंशन सेम है पूरे स्ट्रिंग के अंदर, तो इसके विद रिस्पेक्ट टू अवे फ्रॉम इट लगेगा, और इसका जो नीचे की तरफ लगेगा वो M1G। तो मुझे अगर फर्स्ट का FPD बनाना है, इसको पॉइंट मान लो ब्लॉक को, एक नीचे लग रहा है क्या M2G, एक इसके ऊपर टेंशन लग रही है ऊपर की तरफ। अगर मुझे इसका ब्लॉक का बनाना है तो इसको पॉइंट मान लो, इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ M1G, ऊपर की तरफ क्या लग रहा है T। Pencil. अब देखो यहाँ स्ट्रिंग बदल गया, अगर मुझे स्ट्रिंग का देखना पड़े तो अलग हो जाएगा टेंशन। आप मान सकते हो, अगर मैं ये पुली की बात कर रही हूँ कि पुली के विद रिस्पेक्ट टू में टेंशन बताओ, तो क्या होगी आपकी, इधर होगी, इसको मान लो T1। Yes, ma'am. और पुली मासलेस है, उसका कुछ मास ही नहीं है। इसको अगर पुली को मैं पॉइंट से दिखाऊं, इसके ऊपर एक ही है ऊपर की तरफ, ये T1, इसका खुद का तो है ही नहीं क्योंकि मासलेस हम बोल रहे हैं। ये आपका पुली का केस हो गया, ये ब्लॉक 1 का हो गया, ये ब्लॉक 2 का हो गया, ठीक है। क्लियर है? ये चीज आप डिटेल में अब आगे क्वेश्चंस करेंगे। पुली प्रॉब्लम्स नाम से आता है, ये पूरा एक लेक्चर Yes, रखेंगे ma'am. इसके ऊपर। मैम ये वाला फिर से समझाना, पुली वाला। पुली देखिए, पुली को मैं बोल रही हूँ कि मासलेस है, मास नहीं है तो ग्रेविटी इफेक्ट क्या आएगा, कुछ नहीं आएगा। लेकिन ये एक स्ट्रिंग से बंधा हुआ है और इसके विद रिस्पेक्ट टू आप देख रहे हो कि टेंशन की तरह, तो अवे फ्रॉम पुली आएगा। तो ये T1 ऊपर की तरफ आप लोगों ने दिखा दिया। तो इस अगर पुली को मैं एक पॉइंट से दिखाऊं तो उसके ऊपर एक ही फोर्स है T1 जो कि ऊपर की तरफ लग रहा है। यस, दो फोर्सेस और लग रहे हैं पुली के विद रिस्पेक्ट टू में, सॉरी ये भी आप बताएंगे, एक इधर भी तो लगेगा ना, इसके विद रिस्पेक्ट टू में स्ट्रिंग पे भी तो लगेगा ना, लगेगा नहीं लगेगा? और ये T ही लगेगा, इस पूरा स्ट्रिंग में सेम है और ये पूरा ही स्ट्रिंग में सेम है, यहाँ पर भी T लगेगा। तो फ्री बॉडी डायग्राम में एक और चीज आएगी, थोड़ा करेक्शन कीजिए, ये भी आएगा T और ये भी आएगा, ऐसे दिखा देते हैं। अगर मान लीजिए आपको ऐसे 2-3 दिखाने हो, आप थोड़ा साइड में करके दिखा सकते हो कि इस पे एक इधर T लग रहा है और इधर भी T लग रहा है। आई बात समझ में? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, तो इसका फोटो ले सकते हो, कुछ भी डाउट आए तो बाद में पूछ लेना। आगे चले, अभी कितना टाइम है हमारे पास? 50 minutes. 15. 6:30 से 7:45 है ना क्लास, ठीक है। न्यूटन फर्स्ट फ्लोर हो जाएगा। 15 मिनट.
परपेंडिकुलर मीन्स क्या होता है? देखो सवाल देखो कितना इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको बहुत ही अच्छे से बताते हो। मान लो ये है एक पेन और इसके परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉ करते हैं? ऐसे जो काट दे इसको, ठीक है, ये होता है। ऐसे नहीं, सीधा, जैसे एक्स और वाई एक्सिस काटते हैं, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज कॉल्ड नॉर्मल। टेंजेंट कैसे होता है? किसी भी पॉइंट को टच करते हुए एक सीधी लाइन खींचना, वो होता है टेंजेंट। ठीक है, जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं, टेंजेंट अगर आप ड्रॉ करते हैं, इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करना है, एक सीधी लाइन इससे पास होती हुई, ठीक है, बॉडी से नहीं पास करनी चाहिए। परपेंडिकुलर क्या होगा? इसके बिल्कुल 90 डिग्री पे, नॉर्मल बोलते हैं इसको। अच्छा, अब आते हैं हम लोग अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। देखो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ पता है आपको कि Yes, ma'am. आपने बताया था कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, मोशन में है मोशन में रहेगी, until or unless some external force is applied on it। यही था ना? Yes, ma'am. यानी कि अगर मान लो कि किसी बॉडी के ऊपर इफ, दूसरा कलर ले लेते हैं, डेफिनेशन तो आपको पता है, अब मुझे थोड़ा मैथ्स में बताओ। इफ एफ नेट इक्वल्स टू 0 ऑन ऑब्जेक्ट ऑन बॉडी, तो मुझे बताओ ए नेट क्या होगा, एक्सेलरेशन क्या होगा, फोर्स क्या है? फोर्स नेट कुछ भी आपके पास मास बनेगा, कुछ भी इनटू में एक्सेलरेशन है ना। अगर फोर्स नेट 0 है किसी भी बॉडी के ऊपर, तो एक्सेलरेशन नेट भी तो 0 होगा ना। Yes, ma'am. यही चीज है ना। तभी तो आपके पास मान लो कि कोई बॉडी रेस्ट पे है, अब उसके ऊपर बहुत तरीके के फोर्सेस लग सकते हैं अलग अलग दिशा में। इन सबका अगर आप सम करते हैं, जैसे कि F1 प्लस में F2 प्लस में वेक्टर सम करेंगे, वेक्टर्स आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, ठीक है, रिजल्टेंट वगैरह निकालने आते हैं आपको। मान लीजिए n टाइप्स ऑफ फोर्सेस लग रहे हैं और इन सभी का सम जो है, वेक्टर सम जो है वो 0 बन रहा है। इसका मतलब क्या है कि इसका कोई एक्सेलरेशन नहीं है, ये रेस्ट पे रहेगा। ए नेट क्या हो जाएगा इस केस में? 0 हो जाएगा। तो कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उसकी कंडीशन क्या है भाई? उस पर नेट फोर्स 0 होना चाहिए। दूसरी बात, अगर कोई मान लो ये एक साइकिल पे बंदा घूम रहा है मस्त, ठीक है, और इसके ऊपर एफ नेट 0 है, इस पे कोई फोर्स नहीं है, ये मोशन में था, ऑलरेडी मोशन में है, इसका कुछ वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड, इससे चल रहा है, और लेकिन इसके ऊपर कोई नेट फोर्स नहीं है किसी तरह का, तो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ चलता रहेगा। तो इंपॉर्टेंट टर्म क्या है कि मोशन में अगर है तो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ है, राइट? तभी तो उसका मैग्नीट्यूड, देखो वेलोसिटी में 2 पार्ट होते हैं, एक होता है मैग्नीट्यूड, एक होता है डायरेक्शन। तो स्ट्रेट लाइन में चलता रहेगा और उसका मैग्नीट्यूड यानी 10 मीटर पर सेकंड से स्ट्रेट लाइन में चलता रहेगा, जब तक कि कोई फोर्स उसका डायरेक्शन ना बदल दे या कोई फोर्स की वजह से उसको एक्सेलरेशन ना मिल जाए कि उसकी वेलोसिटी बदल जाए। यानी कि सिंपल जो डेफिनेशन आपने बताई उसको अगर हम अब लिखें तो क्या लिखेंगे? इफ बॉडी इज एट रेस्ट इट विल रिमेन इन रेस्ट, ठीक है। इफ बॉडी इज इन मोशन it will remain in motion with constant velocity ये है आपका लॉ जो आप ऑलरेडी पढ़ भी चुके हो। नेट फोर्स 0 होना चाहिए। क्वेश्चन करें अब इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? एफ नेट को क्या बोलते हैं? एफ नेट अगर आपका 0 है, इसको एक नाम से और जानते हैं, इसको हम इक्विलिब्रियम केस बोलते हैं। ये इक्विलिब्रियम पे अब आपके क्वेश्चंस है, इसको हम क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्सेस जो है वो 0 हो जाए तो आपके पास इक्विलिब्रियम कंडीशन अचीव हो जाती है, ठीक है। अब इस पे क्वेश्चन करें तभी आपको समझ में आएगा ये चीज। फाइंड टेंशन इन स्ट्रिंग्स व्हेन सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, ठीक है। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? इस पे कोई नेट फोर्स नहीं है, किसी भी ब्लॉक पर कोई नेट फोर्स नहीं, मतलब नेट फोर्स 0 है, ठीक है। उस कंडीशन को यूज करते हुए आपको टेंशन निकालनी है इन द स्ट्रिंग्स। तो पहले बताओ मुझे टेंशन, पहले तो ड्रॉ कर लेते हैं। पहली बात तो इस ब्लॉक की बात करते हैं, इसके ऊपर कौन से फोर्सेस लग रहे हैं? एक नीचे की तरफ लगेगा 5 इंटू में जी एम जी, लगेगा या नहीं लगेगा? ड्यू टू ग्रेविटी लगेगा मैम। और इस स्ट्रिंग के अंदर एक टेंशन लगेगा अपोजिट टू दिस। अगर इस 5 kg की बात करें, अवे फ्रॉम इट नेमिंग ले लो T, ठीक है। अगर मैं इसका एफबीडी बनाऊं तो 2 ही फोर्सेस हैं इस पे, एक नीचे की तरफ लग रहा है 5 इंटू जी को लिख लें 10, यानी कि आपका लग रहा है 50 न्यूटन, ठीक है। ऊपर की तरफ आपका क्या लग रहा है? T, टेंशन, ठीक है। तो यहाँ पर अब ये इक्विलिब्रियम में है, ये इसके ऊपर नेट फोर्स 0 है। इसका मतलब क्या है? दिस टेंशन इज इक्वल टू 50 न्यूटन, राइट?
तभी तो नेट फोर्स जीरो होगा ना. टेंशन इज ऑल्सो फोर्स. अगर नेट फोर्स जीरो है यानी कि ये दोनों बराबर है. अगर आप उसको ऐसे लिखिए कि भाई नीचे वाली डायरेक्शन को आप नेगेटिव लेते हैं, ऊपर वाली डायरेक्शन को आप पॉजिटिव लेते हैं, अगर वेक्टर की बात करें तो T माइनस में 5G इज इक्वल टू 0, यानी नेट फोर्स क्या हो जाएगा F नेट. अगर वेक्टर की फॉर्म में ऐसे लिखूं तो T माइनस में FG इज इक्वल टू 0, यानी T इज इक्वल टू FG. आई बात समझ में? चलो अब ऊपर वाले की बात करते हैं. ऊपर वाले में बताओ, टेंशन का नाम ले लो T1. एक तो देखो इसका खुद का नीचे की तरफ लगेगा वेट Yes, ma'am. 2 इंटू में T. यानी कि 20. एक इस पे लगेगा टेंशन, ये स्प्रिंग सेम है तो यही टेंशन लगेगा ना इस पे भी. Yes, ma'am. तो इसमें भी नीचे की T. तरफ एक टेंशन लगेगा T. इसको हम ऐसे दिखा देते हैं, मतलब इस तरह ऐसे दिखा दो T. और इस स्ट्रिंग में एक टेंशन लगेगा, बट इस स्ट्रिंग ऊपर की ओर. टेंशन बदल जाएगा. इसका नाम क्या Yes, दे ma'am. T1. T1. यानी कि अब इसका मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं. देखो इसमें कई बार कंफ्यूजन हो जाती है ना, इसलिए एफबीटी की रिक्वायरमेंट रहती है कि एक तो इसमें नीचे लग रहा है 20, एक इसमें T नीचे लग रहा है और एक इसमें T1 ऊपर लग रहा है. यानी कि अगर ये इक्विलिब्रियम में है, ईच ब्लॉक इज इन इक्विलिब्रियम, तो T1 इक्वल्स टू होना चाहिए 20 प्लस में T. Yes, ma'am. T आप निकाल चुके हो तो T1 क्या हो जाएगा बेटा 20 प्लस में 50, यानी कि 70 न्यूटन. अब आपको टेंशन मिल गई ना दोनों स्ट्रिंग्स में. आई बात समझ में? Yes, ma'am. Yes, ma'am. मैम इंटू 10 कहाँ से कराइए? इंटू 10 बेटा mg, जो ग्रेविटी की वजह से उस ब्लॉक पे फोर्स लग रहा है. अभी ऐसे मत कर देना कि इसके ऊपर mg भी ये 5G वाला भी लगा दो इस ब्लॉक के ऊपर, ऐसे नहीं लगाना. ठीक है, इसके ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा है, इसका ग्रेविटी वाला लगेगा और टेंशन वाले लगेंगे. इसके ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा है, इस पे जो टेंशन है और जो इसके ऊपर ग्रेविटी की वजह से लग रहा है. ठीक है, अब आप लोग एक क्वेश्चन ट्राई करो ये वाला. फाइंड टेंशन इन बोथ स्ट्रिंग्स एंड सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम. तो सबसे पहले टेंशन वगैरह ड्रॉ कर लो. एक आपको फोर्स सीधा पता है कि भाई 5 इंटू में G नीचे एक लग रहा होगा, दैट इज 50 न्यूटन. ठीक है, अब टेंशन ड्रॉ कर लो. इसमें मान लो T1 है तो अवे फ्रॉम इट लगाएंगे तो T1 इधर आ जाएगा, और इसमें मान लो T2 है तो अवे फ्रॉम इट इधर आ जाएगा T2. तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम अगर आप बनाओ तो इसमें कौन कौन से फोर्सेस है, एक नीचे की तरफ लग गया 50, एक इधर लग रहा है T2 और एक इधर लग रहा है T1, यही बनेगा ना. और कोई इसके अलावा फोर्स लग रहा है इस पे? No, बताओ. ma'am. नहीं लग रहा. No, अब ma'am. यहाँ पर आपको टेंशन निकालनी है. अब कैसे निकालें भाई, यहाँ तो मुझे समझ में आ रहा था ये 5G टेंशन को बैलेंस कर गया, फिर इसको यूज करके मैंने आगे निकाल लिया. बट यहाँ तो बैलेंस भी नहीं कर रहा, किसी एंगल पे बट एक एंगल दे दिया 37 डिग्री. तो जब इक्विलिब्रियम की बात करें F नेट 0 है, ठीक है, तो यहाँ पर x और y दोनों ही केसेस में fx में भी 0 है, fy में भी 0 है एंड fz में भी 0 है. तो अगर आपको डिफरेंट एंगल्स पे फोर्सेस दिख रहे हैं तो उनको एक्स वाई जेड में ब्रेक डाउन कर दो. जैसे कि इसको हम ब्रेक कर सकते हैं, इसको ब्रेक करते हैं हम लोग. अब मान लो इसके पैरेलल मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली, तो ये 37 डिग्री है, तो ये एंगल कितना होगा, ये वाला 37 ही होगा ना. Yes, ma'am. ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर आप ये देखो, इसको यही बना देते हैं, ये 37 डिग्री है. थोड़ा सा इसको क्लियर कर देती हूँ मैं. ये आपका आ गया 37 डिग्री. ठीक है, इसका नाम है T1. और ये T1 एक फोर्स है, वेक्टर होता है वो, इसका कंपोनेंट ले सकते हैं ना. इधर कितना आ जाएगा, इधर बताओ कितना आएगा, T1 cos 37 लिख दूं इस डायरेक्शन में, और एक इस डायरेक्शन में आ जाएगा T2 cos 37. अब इसको हमने ब्रेक डाउन कर लिया ना, अब इसको आप रिमूव कर सकते हो. जैसे एक इधर हो गया T2, एक इधर हो गया आपके पास T2 cos 37, एक इधर हो गया आपके पास क्या T1 cos 37, अब एक इधर हो गया आपके पास 50. अब ये बैलेंस्ड है सारे. ठीक है, नेट फोर्स 0 होना चाहिए, तो x वाले x को बैलेंस कर देगा, y वाला y को बैलेंस कर देगा. तभी तो बोला समेशन ऑफ fx, समेशन ऑफ fy एंड समेशन ऑफ fz इक्वल्स टू 0. तो यहाँ पर आप देखेंगे कि T2 इज इक्वल टू होना चाहिए किसके, और ये T1 आएगा
T1 T2 cos 37. T2 होगा T1 cos 37, नेमिंग गलत लिख दिया था, यहाँ पर T1 है, इधर यहाँ पर T2 है। एंड T1 cos 37 किसके इक्वल होएगा? T2 cos 37. नहीं, T1 cos 37 इक्वल होगा आपका 50 के। ये वाला जो है वो इसके इक्वल होएगा ना, और ये वाला जो है वो इसके इक्वल होएगा। इन सबका सम जो है वो 0 बनना चाहिए x और y में। ठीक है, तो यहाँ आप इन दोनों को सॉल्व करके मुझे बताओ T1 और T2 की वैल्यू क्या आएगी। और cos 37 का ट्राइंगल कल भी मैंने बहुत बार बताया था, इस्तेमाल करो उसको। T1 T2 की वैल्यू बताओ कितनी आएगी। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। एफ नेट समझ में आ गया टोनी? टोटल फोर्सेस जो उस पे लग रहे हैं। मैम मुझे कुछ डाउट है। बोलो। मैम ये कोर्स वगैरह कहाँ से आए हैं? ये ब्रेक किया ना हम लोगों ने। यहाँ पर एक टेंशन थी आपकी T1, ये जो T1 टेंशन आपको दिख रही है ना व्हाइट कलर में स्ट्रिंग के अंदर, ये वाली, इसको मैं थोड़ा इधर दिखा देती हूँ। ये बेटा, इसको मैंने दो कंपोनेंट्स में तोड़ लिया, एक्स और वाई एक्सिस के अलावा। एक इधर ले लिया, इसको लिख दिया मैंने T1 cos 37, एंगल के साथ में कोस आता है ना, और एक इसके परपेंडिकुलर इधर क्या आ जाएगा, T1 sin 37। सॉरी, यहाँ पर आपने गलत करवा दिया, पहले क्यों नहीं करेक्ट करा है? यहाँ पर आएगा साइन। मैंने बोला भी था। बोला था? Yes, ma'am. सुनाई नहीं दिया बेटा, सॉरी। मैम मैं भी बोली थी। कौन बोली थी? वैशाली? नीतू। नीतू? ओके, जोर से बोला करो, जब तक मैं सुनू नहीं बोलते रहा करो। T1 sin 37। अभी निकालो फिर आंसर तो बताओ। आ गया इसका मतलब? मुझे cos और sin की वैल्यू निकालते नहीं बन रहा है। निकालता नहीं बन रहा है, अभी बताते हैं। तो यहाँ पर आएगा थोड़ा डिटेलिंग में बता दीजिएगा एकदम अच्छे से। बिल्कुल अच्छे से बताएंगे बेटा, एक सेकंड रुको बस। आपने ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ा हुआ वैसे? नो मैम, मेरी ये सेकंड क्लास है। नहीं, ये तो फिर आपने 10th में पढ़ा होगा ना। अच्छा, आपको ट्राइंगल का नहीं पता होगा, कोई बात नहीं। तो क्या कर दिया, एक मिनट रुको। हाँ यार, अब बैलेंस करना है हमको, एक्स में और वाई में बैलेंस कर लो। ये हो जाएगा T2 इज इक्वल टू T1 sin 37 एंड T50 इज इक्वल टू T1 cos 37। देखो ट्राइंगल बेटा, ध्यान से देखो। अभी ये एक ट्राइंगल है, ठीक है, परपेंडिकुलर राइट एंगल ट्राइंगल है। तो इसमें अगर ये 37 डिग्री का होता है ना, तो इसके सामने आता है 3, इसके बेस पे आता है 4 और इधर आता है 5। अब sin 37 अगर आपको निकालना है तो sin 37 इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, P बाय H होता है ना। तो परपेंडिकुलर क्या है 3, हाइपोटेन्यूज कितना है 5। यानी कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो T2 हो जाएगा आपके पास T1 इंटू में 3/5। ठीक है, यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये T1 इंटू में cos 37 कितना हो जाएगा, बेस बाय हाइपोटेन्यूज B बाय H, ये किसके इक्वल है 4/5। तो T1 इंटू में 4/5। तो 1 से T1 निकालो, जैसे यहां से निकल जाएगा आपके पास T1। अगर इस इक्वेशन को आप यूज करेंगे तो 50 इंटू 5/4 यहाँ से T1 निकलेगा, और उस T1 को आप यहाँ पुट करोगे तो आपका T2 निकल जाएगा। क्लियर है सभी को? इन दोनों इक्वेशंस को आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ओके ओके मैम। ओके, सो अभी यहीं तक करते हैं। आप लोग ये क्वेश्चन ले लो, इसको प्रैक्टिस करना, ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और एक ब्लॉक वाला क्वेश्चन करेंगे। अपना दिमाग लगाओ जितना लगा सकते हो। कॉन्सेप्ट में सारे बता चुकी हूँ। कंपोनेंट्स वगैरह ब्रेक करना हमने देख लिया, इसमें कंपोनेंट ब्रेक होंगे। ठीक है, वेज का मैंने पहले दिखाया था कैसे ब्रेक होंगे। ठीक है, फोटो लो जरा इसकी, और मुझे सॉल्व हो जाए तो मुझे जो व्हाट्सएप कर देना, मैं आपका चेक कर लूंगी आंसर। ठीक है, और ये ब्लॉक वाला, इस पे दिमाग लगाओ, नीचे वाले पे आपको लगाना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बस इसमें ये याद रखना कि इसका जो फोर्स है mg वो इस पे नहीं लगेगा। बस ये एक पॉइंट है जहां आप क्वेश्चन गलत कर सकते हो। वो इस पे लग रहा है, ग्रेविटी वाला जो फोर्स है इस पे नहीं लगेगा। नॉर्मल रिएक्शंस वगैरह सारे लगेंगे, जो इसकी वजह से इस पे लगेगा वो लगेगा,
लेकिन इसका जो mg है वो कैपिटल M पे नहीं लगेगा। इस पॉइंट को नोट डाउन कर लो और ये क्वेश्चन ट्राई करना। क्लियर? यस मैम। एंड इट्स ओके अगर एक बारी में आपको समझ में नहीं आ रहा,